देखिए अब अपन बात करेंगे प्रकाश के व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण। गणितीय विश्लेषण या इसे आप कह दीजिए गणितीय विवेचना। देखिए इसको आप समझने में भी ध्यान दीजिएगा। अध्यारोपण का सिद्धांत अपन अप्लाई करेंगे। मान लिया मैंने दो तरंगें हैं जो कि कला संबंध है, यानी उनकी आवृत्तियां क्या है, समान है। पहली तरंग है y1 इजिकल टू a1 साइन ओमेगा टी, दूसरी है y2 इजिकल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। यहां पर फाई दोनों तरंगों के मध्य क्या है, कलांतर फाई है। तो देखिए माना दो कला संबद्ध प्रकाश तरंगें निम्न है। देखिए कौन कौन सी है। पहली मैंने मान ली y1 इजिकल टू a1 साइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। यहां y1 पहली तरंग का विस्थापन है, a1 पहली तरंग का क्या है, आयाम है, और ओमेगा उसकी क्या है, कोणीय आवृत्ति है। और दूसरी तरंग है y2 इजिकल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। इसे प्लस भी ले सकते हैं और आप इसे क्या ले सकते हो, माइनस में भी ले सकते हैं अपन इस फाई को। यहां पर फाई दोनों तरंगों के मध्य क्या है, कलांतर। आप गौर कीजिएगा, पहली तरंग का विस्थापन y1 है, दूसरी तरंग का विस्थापन क्या है, y2 है। पहली तरंग का आयाम a1 है, दूसरी तरंग का आयाम क्या है, a2 है। लेकिन ध्यान दें ओमेगा ही इसमें है, ओमेगा इसमें, आवृत्ति चेंज नहीं है। मैंने इसको ओमेगा 1 ओमेगा 2 नहीं कहा है। इसका मतलब इनकी आवृत्तियां क्या है, समान है, कला संबंध है। और फाई इन तरंगों के मध्य क्या है, कलांतर। यानी अपन जो डेरिवेशन करेंगे वो कलांतर फाई के रूप में और a1 और a2 आयाम के रूप में करेंगे, ताकि अपन स्पेशल केस में लिख देंगे कि अगर तरंगों का आयाम समान हो तो क्या कंडीशन आएंगी, फाई की वैल्यू क्या हो तो अपने पास क्या परिणाम आएंगे, इन चीजों को अपन जानेंगे। तो देखें माना दो कला संबंध प्रकाश तरंगें निम्न है, y1 इजिकल टू a1 साइन ओमेगा टी और y2 इजिकल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब अध्यारोपण के सिद्धांत से देखें तो अपन ने व्यतिकरण में एक शर्त लिखी थी कि दोनों तरंगें एक ही दिशा में क्या होनी चाहिए, संचरित होनी चाहिए। अगर दोनों तरंगें एक ही दिशा में संचरित हो रही है तो तरंगों के अध्यारोपण के सिद्धांत से परिणामी तरंग का जो विस्थापन होगा वो होगा y इजिकल टू y1 प्लस y2। तो देखिए तरंगों के अध्यारोपण के सिद्धांत से, तरंगों के अध्यारोपण के सिद्धांत से परिणामी तरंग का विस्थापन क्या होगा, y इजिकल टू y1 प्लस y2। ये इक्वेशन नंबर आपके पास आ गई है थर्ड। अब ये जो इक्वेशन नंबर मेरे पास जो थर्ड आ गई है, यहां y इजिकल टू y1 प्लस y2 होगा। अभी अपन ने अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ लिया था, तो यहां अपन क्या करेंगे, y1 और y2 के मान रख दीजिए। तो देखिए समीकरण 1 से y1 वे समीकरण 2 से y2 का मान समीकरण 3 में रखने पर, अगर समीकरण 3 में ये मान आप रखते हैं तो आपकी समीकरण बनेगी y इजिकल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस, अब किसका मान रखेंगे, y2 का। y2 की वैल्यू है a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये आपके पास इक्वेशन आ गई है, y इजिकल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। यहां एक ट्रिग्नोमेट्री का अपन एक फॉर्मूला काम में लेंगे, आपको ध्यान होगा साइन a प्लस बी। साइन a प्लस बी को अपन कहते हैं साइन a कोस बी प्लस कोस a साइन बी। तो देखें यहां ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला अपन यूज करेंगे, वो क्या है, चूंकि साइन a प्लस बी
इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ये होता है साइन ए प्लस बी का। तो देखो यहां गौर कीजिएगा, यहां साइन के बाद ओमेगा टी प्लस फाई आ रहा है, यानी कि ओमेगा टी का मीन्स तो हो गया ए और बी का मीन्स क्या हो गया है फाई। यहां एक चीज अपन लिख देते हैं, दो कला संबंध प्रकाश तरंगे निम्न है, यहां फिर लिख देते हैं यहां फाई दोनों तरंगों के मध्य कलांतर है। ये लोग अपन यहां लिख देते हैं, यहां फाई दोनों तरंगों के मध्य क्या है, कलांतर। अब देखिए, तो यहां अगर मैं इस इक्वेशन को हल करता हूं इसके अकॉर्डिंग, यानी कि साइन ओमेगा टी प्लस फाई, अगर मैं इसे ऐसे लेता हूं तो देखो साइन ए मतलब साइन ओमेगा टी, कोस बी यानी कि कोस फाई, प्लस साइन ए कोस बी प्लस कोस ए का मतलब कोस ओमेगा टी, साइन बी का मतलब साइन फाई। ये इक्वेशन अपने पास ऐसे बनती है। अगर ऐसे बनती है तो देखिए y इज इक्वल टू, फाइनल इक्वेशन मेरे पास क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू हो जाएगी a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2। यहां मैं इस पूरी स्टेप को क्या लिखूंगा, साइन ओमेगा टी प्लस फाई के स्थान पर क्या लिखूंगा मैं इसमें, साइन ओमेगा टी कोस फाई प्लस कोस ओमेगा टी साइन फाई, यानी ये समीकरण लिखी जाएगी साइन ओमेगा टी कोस फाई प्लस कोस ओमेगा टी साइन फाई। इस तरह से ये समीकरण लिखी जाएगी। तो देखिए वापस से पूरी स्टेप पे ध्यान दीजिएगा। पहली मैंने क्या किया, दो समीकरणें मानी, y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। फिर तरंगों के अध्यारोहण के सिद्धांत से y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 आया। इसके अंदर मैंने एक और दो समीकरण से y1 और y2 के मैंने मान रख दिए। फिर उसको मैंने जब आगे हल किया तो मेरे पास समीकरण का ये रूप आ गया। अब इसको मैं फिर आगे फिर सोल्व कर रहा हूं, आप इसे यहां तक जरूर नोट करें पहले, ताकि आगे की स्टेप आपके लिए समझना क्या रहे, आसान रहे। पहले आप या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसे आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लें, अपने लेक्चर को पॉज करके रोक करके वहां, और वहां इसे नोट कर ले ताकि आगे की स्टेप को समझना आपके लिए आसान रहे। देखिए अब इस समीकरण को मैं आगे क्या रूप में लिख रहा हूं, यहां देखो इस तरह से लिख रहा हूं मैं इसे, y इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, a1 साइन ओमेगा टी प्लस, अब मैं इस ब्रैकेट को खोलूंगा तो a2 का भीतर गुणा कर दूंगा और इस समीकरण लिखा जाएगी a2 साइन ओमेगा टी, a2 साइन ओमेगा टी कोस फाई प्लस a2 कोस ओमेगा टी साइन फाई। ये समीकरण अपने पास इस रूप में आ गए। अब देखिएगा इसको फिर आगे आप अरेंज कीजिएगा। मैं अगर इस स्टेप में से यहां इन दोनों में से मैं देखूं तो मेरे पास साइन ओमेगा टी कॉमन आ रहा है भैया, बिल्कुल आ रहा है। अगर ऐसा है तो ये इक्वेशन मेरे पास बन जाएगी a1 प्लस a2 cos फाई। ये समीकरण मेरे पास आ गई है, a1 प्लस a2 cos फाई, और यहां लिखा गया है साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन फाई। ये इस तरह से मैंने अरेंजमेंट कर दिया है और ये हो गई है कोस ओमेगा टी। ये हो गई है इक्वेशन नंबर 4। यहां ये जो इक्वेशन नंबर 4 है, यहां वैसे मैं ये लिख रहा हूं कि a1 प्लस a2 cos फाई इज इक्वल टू कैपिटल A cos थीटा है,
और A2 जो साइन फाई है इसको मैं कैपिटल A साइन थीटा लिख रहा हूं। वैसे एक्चुअली में इसके मान होते हैं, इसे अपन प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन अपन अपनी बुक के अकॉर्डिंग देखें तो इसे क्या लिख रहे हैं, माना की। फिर माना की करके अपन इसका क्या करेंगे, मान ही ज्ञात कर लेंगे, फिर अपन इसकी वैल्यूज निकालेंगे। तो देखो यहां अपन इस तरह से लिखते हैं माना की, ऐसे मान लेते हैं कि ये जो अपने पास स्टेप है A1 प्लस A2 कोस फाई, ये है कैपिटल A कोस थीटा, इक्वेशन नंबर 5। यहां पर कैपिटल A है परिणामी तरंग का आयाम, यानी अध्यारोपण होने के पश्चात जो परिणामी तरंग बन रही है उसका आयाम है, और थीटा है उस परिणामी तरंग की कला। थीटा क्या है, उस परिणामी तरंग की कला, और कैपिटल A है परिणामी तरंग का आयाम। यानी आपको कैपिटल A और इस थीटा का मान ज्ञात करना है, क्योंकि तरंग के लिए तो दोनों तरंगों के मध्य कलांतर क्या है, फाई, यानी फाई के रूप में A1 A2 के रूप में आपको मान किसका ज्ञात करना है, कैपिटल A का और थीटा का मान ज्ञात करना है। तो फिर आगे देखिए अगली स्टेप के अंदर A2 साइन फाई, A2 साइन फाई, ये ले लिया है मैंने A साइन थीटा, और ये हो गई है इक्वेशन नंबर 6। बस ये इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है। अब इन दोनों इक्वेशन की सहायता से अपन इसको आगे फिर स्टेप को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। देखिएगा भाई ये है, तो इसलिए समीकरण देखो क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू A1 प्लस A2 कोस फाई। A1 प्लस A2 कोस फाई के स्थान पर क्या लिखूंगा मैं, इसे A कोस थीटा लिखूंगा। फिर है साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन फाई, इसकी जगह क्या लिखूंगा मैं, A साइन थीटा, और यहां हो गया है कोस ओमेगा टी। यानी कि स्टेप्स मेरे पास क्या लिखी जाएगी, यूं लिखा जाएगा समीकरण 4, समीकरण 5 वे समीकरण 6 से, या यूं कह सकते हैं समीकरण 5 और 6 के मान किस में रख दिए, समीकरण 4 में। अगर ऐसा है तो अब देखो इसमें फिर आगे की स्टेप्स क्या आ रही हैं। कैपिटल A को आप कॉमन ले लीजिए, कैपिटल A कॉमन आते ही मेरे पास ये बच गया है साइन ओमेगा टी कोस थीटा प्लस कोस ओमेगा टी साइन थीटा, यानी वही स्टेप्स आ गई है साइन A प्लस बी वाली। आप इस चीज को सीख ही चुके हैं कि अगर साइन A प्लस बी हो तो इसे अपन लिख सकते हैं साइन A कोस बी प्लस कोस A साइन बी। इसका मतलब साइन A कोस बी प्लस कोस A साइन बी हो तो उसे भी साइन A प्लस बी लिखा जा सकता है। क्या कह रहा हूं मैं, अगर अपन फॉर्मूला क्या जानते हैं, साइन A प्लस बी इज इक्वल टू साइन A कोस बी प्लस कोस A साइन बी होता है। इसका मतलब साइन A कोस बी प्लस कोस A साइन बी हो तो उसे भी तो साइन A प्लस बी लिखा जा सकता है। यानी कि ये हो गया है A, ओमेगा टी A हो गया, और B क्या हो गया, थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, साइन A प्लस बी वाला फॉर्मूला बन जाएगा। अगर ऐसा है तो देखिए इसी समीकरण को यूं भी लिखा जा सकता है, y इज इक्वल टू कैपिटल A साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, और ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 7। ये जो इक्वेशन नंबर 2 आई है ये परिणामी तरंग की विस्थापन समीकरण है। परिणामी तरंग की विस्थापन समीकरण है जिसमें कैपिटल A परिणामी तरंग का आयाम है और थीटा परिणामी तरंग की क्या है, कला है, और यहां ओमेगा टी आवृत्ति वही आ रही है जो आवृत्ति अध्यारोपित होने वाली तरंगों की थी। यानी इस समीकरण 7 से यह चीज स्पष्ट हो गई कि परिणामी तरंग की आवृत्ति वही होती है जो कि अध्यारोपित होने वाली तरंगों की थी। तो देखिएगा अब इसमें आगे क्या कह सकते हैं अपन, समीकरण 7 परिणामी तरंग की विस्थापन समीकरण है। विस्थापन समीकरण है जिसमें कैपिटल A परिणामी तरंग का आयाम
विद थीटा परिणामी तरंग की कला है। समीकरण 7 से क्या स्पष्ट हो रहा है? समीकरण 7 से यह स्पष्ट हो रहा है कि परिणामी तरंग की आवृत्ति वही होती है जो कि अध्यारोपित होने वाली तरंगों की होती है। तो देखें, यहां अपन ये लिख सकते हैं, समीकरण 7 से स्पष्ट है कि, इसको अब ऊपर लिख देते हैं, समीकरण 7 से स्पष्ट है कि परिणामी तरंग की आवृत्ति वही होती है जो कि अध्यारोपित होने वाली तरंगों की होती है। परिणामी तरंग की आवृत्ति वही होती है जो कि अध्यारोपित होने वाली तरंगों की होती है। यहां अपन ने परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण ज्ञात कर लिया है। अब अपना काम है एक तो परिणामी तरंग का आयाम ज्ञात करना, एक अपन को किसकी गणना करनी है? थीटा की। तो एक की गणना करेंगे। पहले अपन थीटा की गणना करते हैं, फिर आयाम की। तो देखो, ये जो समीकरण है 5 और 6, आप ध्यान दीजिए, थीटा ज्ञात करने के लिए आप क्या करें, समीकरण 6 में समीकरण 5 का भाग दे दीजिए। इससे कैपिटल ए से कैपिटल ए कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा आपके पास tan थीटा इज इक्वल टू A2 sin फाई अपॉन में A1 प्लस A2 cos फाई आ जाएगा। तो थीटा की कैलकुलेशन यहां हो जाएगी। और जब आपको आयाम ज्ञात करना हो तो समीकरण 5 और 6 दोनों को वर्क करके क्या कर दें, आप जोड़ दीजिए। तो अब मैं नंबर फर्स्ट पे जो इसमें लूंगा गणना के अंदर, वो है थीटा की गणना। उससे पहले पूरी डेरिवेशन को एक बार फिर से आप जरूर देख लें कि अपन ने दो तरंगें मानी, दोनों तरंगों के विस्थापन समीकरण अपन ने क्रमशः क्या लिए, y1 इज इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी लिया, y2 इज इक्वल टू A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई लिया, फिर अध्यारोपण के सिद्धांत से y इज इक्वल टू Y1 प्लस Y2 किया, y1 और y2 के मान रखे, साइन A प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाया, और फिर ये मान लिया कि A1 प्लस A2 cos फाई जो आ रहा है वो A cos थीटा है, जहां पर कैपिटल A परिणामी तरंग का आयाम है और थीटा परिणामी तरंग की क्या है, कला है। और इसी तरह से फिर A2 साइन फाई को ले लिया मैंने A साइन थीटा। फिर इनके मान रख के जब अपन हल किया तो परिणामी तरंग की विस्थापन समीकरण अपने पास समीकरण 7 के रूप में आई। समीकरण 7 परिणामी तरंग की विस्थापन समीकरण है जिसमें कैपिटल A परिणामी तरंग का आयाम और थीटा परिणामी तरंग की क्या है, कला है। समीकरण 7 से क्या स्पष्ट हो रहा है कि परिणामी तरंग की आवृत्ति वही होती है जो कि अध्यारोपित होने वाली तरंगों की होती है। क्वेश्चन कहां बनते हैं, पहले देखो, बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन दो जगह से बनते हैं, एक तो जहां रिजल्ट आ रहा हो या जहां हेडिंग हो। जैसे क्वेश्चन बन जाए, सिद्ध कीजिए कि प्रकाश के व्यतिकरण में परिणामी तरंग की आवृत्ति वही होती है जो कि अध्यारोपित होने वाली तरंगों की होती है। तो अपन को यहीं तक डेरिवेशन करनी है समीकरण 7 तक। और इसी क्वेश्चन को यो पूछ ले कि प्रकाश के व्यतिकरण में परिणामी तरंग की विस्थापन समीकरण ज्ञात कीजिए। दोनों में एक ही आंसर लिखना है, लेकिन जो दूसरा जो तरीका है कि प्रकाश के व्यतिकरण में परिणामी तरंग की विस्थापन समीकरण ज्ञात कीजिए, वो क्वेश्चन थोड़ा पढ़ने में आसान लगता है क्योंकि हेडिंग के रूप में बना हुआ है। लेकिन जो परिणाम के रूप में क्वेश्चन बना हुआ है वहां अक्सर क्या पूछते हैं, सिद्ध कीजिए कि परिणामी तरंग की आवृत्ति वही होती है जो कि अध्यारोपित होने वाली तरंगों की होती है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन, इसमें इतना बड़ा डेरिवेशन तो एग्जाम में आने से इसकी एक एक पार्ट को पूछा जाता है। कैसे कि जैसे ये पूछ लिया जाए, फिर पूछ लिया जाए थीटा की गणना कीजिए, पूछ लिया जाए परिणामी तरंग के आयाम की गणना कीजिए, परिणामी तरंग की तीव्रता का सूत्र ज्ञात कीजिए,
ये पूछ लीजिए संपोषी व्यतिकरण किसे कहते हैं, विनाशी व्यतिकरण किसे कहते हैं। यानी काफी बड़ा पोर्शन है ये, जिसके किसी भी एक हिस्से को क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है या फिर इसमें से न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। अब इसमें अपन आगे की अपन गणनाएं करते हैं, वो ज्ञात करेंगे अपन थीटा की और कैपिटल ए की गणना करेंगे। तो देखो थीटा की गणना के लिए आप क्या करेंगे, समीकरण 5 और समीकरण 6 को अपन लिख लें, क्योंकि इनकी बार बार आवश्यकता पड़ेगी। एक तो है ए साइन थीटा, चलो इसे यहां लिख लेते हैं इस तरह से। एक तो है आपके पास समीकरण a1 प्लस a2 cos फाई इज इक्वल टू a cos थीटा, ये तो है समीकरण नंबर 5। और दूसरी जो समीकरण है वो है आपके पास a2 साइन फाई इज इक्वल टू a साइन थीटा, ये है समीकरण नंबर 6। बस इन दो समीकरणों की अपन को बार बार आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए अपन ने इनको लिख लिया है। अब एक एक की अपन गणना करते हैं। तो देखिए अब एक एक करके अपन गणना करते हैं। नंबर फर्स्ट, पहले नंबर पे अपन ले रहे हैं थीटा की गणना। थीटा की गणना, इसका मैंने क्या तरीका बताया आपको कि समीकरण 6 में समीकरण 5 का क्या कर दीजिए आप, भाग दे दीजिए। तो देखिए समीकरण 6 में समीकरण 5 का भाग देने पर, अगर अपन समीकरण 6 में समीकरण 5 का भाग देते हैं तो देखिए क्या समीकरण बनेगी, ए साइन थीटा अपॉन में ए कोस थीटा इज इक्वल टू, ए साइन थीटा का मान है a2 साइन फाई। ध्यान रहे फाई दोनों तरंगों के मध्य क्या है, कलांतर है, और थीटा है परिणामी तरंग की कला। a cos थीटा इसकी वैल्यू है a1 प्लस a2 cos फाई। यहां a से a कैंसिल हो गया है। फिर देखें साइन थीटा अपॉन में cos थीटा, इसे कहा जाता है टेन थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू हो गया है a2 साइन फाई अपॉन में a1 प्लस a2 cos फाई। ये हो गई है इक्वेशन नंबर 8। 7 आ चुकी थी, 8वीं समीकरण बन गई है। तो देखिए थीटा इज इक्वल टू बन जाएगा ये टेन इनवर्स ऑफ, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ a2 साइन फाई अपॉन में a1 प्लस a2 cos फाई। इक्वेशन नंबर ये 9। ये अपने पास थीटा ज्ञात करने का ये फॉर्मूला और आपके पास आ गया, ये लीजिए। अब अपन गणना करेंगे नंबर 2 पे परिणामी तरंग के आयाम कैपिटल ए की गणना। तो उसके लिए क्या करेंगे, समीकरण 5 और समीकरण 6 को वर्क करके जोड़ दीजिए, इससे थीटा का विलोपन हो जाएगा। क्योंकि अपन जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1। तो देखें नेक्स्ट पॉइंट, इसको आप नोट करते जाएं भाई। साथ साथ ही डेरिवेशन की जब भी मैं बोर्ड को साफ करता हूं उससे पहले आप पूरे स्टेप्स को नोट कर लें, क्योंकि डेरिवेशन ये बड़ी है ताकि आपके स्टेप समझ में आ सकें। ये नहीं कि आप एक साथ समझें, आप उसको उतारते जाएं, जहां तक समझ में आ जाए उसके बाद फिर उसके आगे का स्टेप देखते जाएं आप।
तो देखिए भैया अपन ने 2 पॉइंट अपन ने जान ली। पहला पॉइंट जान लिया थीटा की गणना, और समीकरण 9 तक आ गया था, ये ध्यान रखना है। नंबर सेकेंड, परिणामी तरंग के आयाम कैपिटल ए की गणना। भाई थीटा ज्ञात करने के लिए क्या किया था आपने, समीकरण 6 में समीकरण 5 का भाग दिया था। आयाम ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, समीकरण 5 और समीकरण 6 को वर्ग करके जोड़ दीजिए। समीकरण 5 वे समीकरण 6 को वर्ग करके जोड़ने पर, अगर समीकरण 5 और समीकरण 6 को अपन वर्ग करें तो देखिए समीकरण 5 क्या है, a कोस थीटा, इसका वर्ग कर दिया, प्लस फिर समीकरण 6 क्या है, a साइन थीटा, ये लीजिए इसका भी वर्ग कर दिया, इजिकल टू। अब अगर बाएं पक्ष का क्या है, दाएं का भी कर दो, दाएं का क्या है तो बाएं का भी कर दो। तो यहां हो जाएगा a1 प्लस a2 कोस फाई का होल स्क्वायर प्लस a2 साइन फाई, ये लो इसका भी स्क्वायर हो गया। अगर ऐसा है, अब आप इसको केवल इसकी जनरल मैथमेटिक्स अपन को सोल्व करनी है, वो कैसे सोल्व होगी वो स्टेप्स देखिएगा आप। इसको कैसा लिखा जा सकता है, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस इसे लिखा जा सकता है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इजिकल टू, ये होल स्क्वायर है तो a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल लीजिए। आप जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर का मीन्स a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी प्रथम पद का वर्ग प्लस 2 गुणा प्रथम पद गुणा अंतिम पद प्लस अंतिम पद का वर्ग। तो देखो प्रथम पद क्या है, a1, तो ये हो गया है a1 का स्क्वायर प्लस 2a1 अंतिम पद a2 cos फाई प्लस अंतिम पद का स्क्वायर यानी कि a2 का स्क्वायर cos स्क्वायर फाई प्लस इसको भी देखें, इसको लिखा जा सकता है a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। अब यहां देखिएगा आप खेल, यहां a स्क्वायर को आपने क्या ले लिया है, कॉमन, इसमें से, तो यहां मेरे पास रह गया है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इजिकल टू, ऐसा ही इधर कुछ यहां कुछ देखेगा, ये हो गई है इक्वेशन a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई प्लस इसमें से और इसमें से a2 स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए आप, और a2 स्क्वायर यानी स्मॉल a2 स्क्वायर को कॉमन लेते ही ये स्टेप बनेगी आपकी कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। अब ये आप अच्छे से जानते हो कि कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई का मान क्या होगा, 1। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान भी क्या होगा, 1। तो इसको अपन 1 लिख देते हैं, a स्क्वायर 1 इजिकल टू a1 स्क्वायर 2a1 a2 cos फाई प्लस a2 स्क्वायर, क्योंकि ये भी वैल्यू क्या हो गई है, 1 हो गई। अब 1 को तो क्या लिखना, इसका मतलब a इजिकल टू कैपिटल A इजिकल टू आ गया है रूट ऑफ, इसे लिख सकते हैं आप a1 का स्क्वायर प्लस इस स्टेप को मैं पहले लिख रहा हूं a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। ये लीजिए, ये आपके पास इक्वेशन नंबर आ गई है 10। करीब 20 के आसपास इक्वेशन बनेगी इस डेरिवेशन में अपने पास,
20 से ऊपर भी हो सकती है। ये अपने पास परिणामी तरंग का आयाम ज्ञात करने का समीकरण आ गया है, समीकरण नंबर 10। इस समीकरण 10 से क्या स्पष्ट हो रहा है कि परिणामी तरंग का आयाम दोनों तरंगों के आयामों पर तो निर्भर कर रहा है, A1 A2 पर, उसके साथ साथ उनके मध्य के कलांतर पर भी क्या कर रहा है, निर्भर करता है। यानी कि समीकरण 10 से यह स्पष्ट हो रहा है कि परिणामी तरंग का आयाम दोनों तरंगों के आयामों के अतिरिक्त उनके मध्य के कलांतर पर भी निर्भर करता है। तो यहां फिर एक क्वेश्चन बन सकता है, सिद्ध कीजिए कि प्रकाश के व्यतिकरण में परिणामी तरंग का आयाम दोनों तरंगों के आयामों के अलावा या दोनों तरंगों के आयामों के अतिरिक्त उनके मध्य के कलांतर पर भी क्या करता है, निर्भर करता है। तो देखिएगा अब अपन इसमें क्या निष्कर्ष लिखा सकते हैं। तो देखो, अतः समीकरण 10 से स्पष्ट है कि परिणामी तरंग का आयाम दोनों तरंगों के आयामों के अतिरिक्त, यानी इन पर तो निर्भर कर ही रही है कि परिणामी तरंग का आयाम दोनों तरंगों के आयामों के अतिरिक्त उनके मध्य के कलांतर पर भी निर्भर करता है। तो देखिए समीकरण 10 अपने पास ये आई है, परिणामी तरंग का आयाम, जो कि एक महत्वपूर्ण समीकरण है। क्या स्पष्ट हो रहा है कि परिणामी तरंग का आयाम दोनों तरंगों के आयामों के अतिरिक्त उनके मध्य के कलांतर पर भी क्या करता है, निर्भर करता है। तो आपने क्या देखा कि जब आपको थीटा की गणना करनी थी तो आपने क्या किया, समीकरण में 5 के अंदर समीकरण 5 में समीकरण 6 का भाग दे दिया, और जब आपको आयाम की गणना करनी थी तो समीकरण 5 और समीकरण 6 दोनों को वर्ग करके जोड़ दिया था। तो यहां अपने पास दो पॉइंट अपन ने ज्ञात कर लिए है, 3 ज्ञात कर लिए है। परिणामी तरंग का विस्थापन ज्ञात हो गया, नंबर सेकंड थीटा की गणना हो गई, नंबर सेकंड परिणामी तरंग के आयाम की गणना हो गई। अब अपन जो नेक्स्ट ज्ञात करेंगे वो है परिणामी तरंग की तीव्रता। तो देखो तीव्रता होती क्या है, तीव्रता अपन खूब अच्छे से पढ़ते हैं कि जो तीव्रता होती है वो आयाम के वर्ग के क्या होती है, समानुपाती। 11th में पूरा एक टॉपिक पढ़ा हुआ है अपना ये,